नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्फा आरएस एकेडमी में। आज से हम राजस्थान का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले पढ़ेंगे हम राजवंश। और राजवंश में जो पहला राजवंश हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चौहान राजवंश। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चौहान राजवंश। चौहान राजवंश। और जब भी हम कोई राजवंश पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल आता है कि इस राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस चौहान राजवंश की उत्पत्ति के कई सिद्धांत दिए गए हैं। उनमें से पहला सिद्धांत आता है अग्निकुंड का सिद्धांत। पहला सिद्धांत आता है अग्निकुंड का सिद्धांत। और ये अग्निकुंड का सिद्धांत ये कहता है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। अग्निकुंड का सिद्धांत कहता है कि चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई है? चौहानों की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। अग्नि से हुई है। और इस बात की जानकारी देती है एक पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। इस बात की जानकारी देने वाली एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। और इस पुस्तक के जो राइटर हैं, लेखक हैं, उनका नाम है चंद बरदाई। तो ध्यान रखना, चंद बरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। वो ये कहती है कि चौहान अग्नि वंश से उत्पन्न हुए हैं। और इस बुक में ऐसा कहा गया है कि आबू में एक ऋषि रहा करते थे। उन ऋषि का नाम वशिष्ठ था। जब वो यज्ञ किया करते थे तो कुछ राक्षस उनके यज्ञ को नष्ट कर दिया करते थे। इस समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने अपनी कुंड से, अग्निकुंड से 4 राजवंश की उत्पत्ति की। एक है प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। जो चौहान थे वो सबसे शक्तिशाली बताया गया है इस बुक के अंदर, और चौहानों की उत्पत्ति सबसे अंत में हुई और उन्होंने उन राक्षसों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है अग्निकुंडीय सिद्धांत, जिसमें चौहानों को बताया गया है अग्निवंशीय। और यह जानकारी हमको मिलती है पृथ्वीराज रासो से, और ये पुस्तक लिखी किसने है? चंद बरदाई ने। इसके बाद इनकी उत्पत्ति का जो अगला सिद्धांत आता है उसमें इनको बताया गया है सूर्यवंशी। आज भी अगर हम किसी ग्रामीण इलाके में जाएं और किसी बुजुर्ग से पूछे कि आपकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो आज भी ये परंपरा है। लोग अपने आप को किसी न किसी देवता से जोड़ लेते हैं। कोई अपनी उत्पत्ति चंद्रमा से मान लेता है, कोई अपनी उत्पत्ति सूर्य भगवान से मान लेता है, कोई अपनी उत्पत्ति इंद्र से मान लेता है। इसी प्रकार चौहानों की उत्पत्ति का एक और सिद्धांत आता है कि ये सूर्यवंशी है। और ये इस बात की जानकारी देने वाली कुछ पुस्तकें हैं। एक तो है पृथ्वीराज विजय। इस पुस्तक में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। एक पुस्तक और है हमीर रासो। इसके अंदर भी चौहानों को अग्निवंशी बताया गया है। इसके अलावा एक पुस्तक और है हमीर महाकाव्य। इसके अंदर भी चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। इसके अलावा एक हमारे इतिहासकार हुए हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इनका भी मानना है कि चौहान सूर्यवंशी थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनका भी मानना है कि चौहान कौन से वंश से उत्पन्न हुए हैं? सूर्यवंश से उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा एक और सिद्धांत आता है जिसमें इनकी उत्पत्ति बताई गई है चंद्रमा से। यानी कहने का मतलब चौहान क्या है? चंद्रवंशी। और इस बात का समर्थन करने वाली कुछ पुस्तकें हैं और कुछ अभिलेख हैं। एक तो है हाँसी का अभिलेख। हाँसी का अभिलेख वो कहता है कि चौहान क्या थे? चंद्रवंशी हैं।
और एक है अचलेश्वर प्रशस्ति। इसके अंतर्गत भी यह बताया गया है कि चौहान चंद्रवंशी थे। ठीक है। इसके बाद चौहानों को बताया गया है ब्राह्मण वंशीय। ब्राह्मण वंशीय ब्राह्मण वंशीय और ब्राह्मण वंशीय बताने वाले हमारे इतिहासकार हैं। एक तो दशरथ शर्मा, उन्होंने चौहानों को बताया है ब्राह्मण वंशीय। दशरथ शर्मा जी, ये तो हमारे इतिहासकार हुए। उन्होंने कहा कि चौहान कौन से वंश से उत्पन्न हुए हैं? ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुए। इसके अलावा एक अभिलेख है जो हम पढ़ेंगे, बिजोरिया अभिलेख। और बिजोरिया अभिलेख के अंदर बिजोरिया अभिलेख और बिजोरिया अभिलेख के अंदर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो एक तो हमारे इतिहासकार हुए दशरथ शर्मा, उन्होंने कहा कि चौहान ब्राह्मण वंशीय थे। और एक अभिलेख हमको मिला है बिजोरिया अभिलेख, उसमें भी चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अलावा एक ग्रंथ और है कायम रासो, इसमें भी चौहानों को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। इसके अलावा कुछ लोगों ने चौहानों को बताया है विदेशी कि चौहान भारतीय मूल के नहीं है, ये विदेश से आए थे। और विदेशी के मत में जो विदेशी के पक्ष में जो मत देने वाले आदमी हैं, एक तो है कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने कहा कि चौहान विदेशी हैं, जेम्स टॉड। एक है विलियम क्रुक, एक है विंसेंट स्मिथ या वी स्मिथ, ये तीनों विदेशी हैं। और इन्होंने कहा कि चौहान भारतीय मूल के नहीं थे, ये विदेश से आकर यहां रहने लगे थे, है ना। तो अभी हमने पढ़े चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत। सबसे पहले हमने पढ़ा कि चौहान क्या है, अग्निवंशीय है। और ये जानकारी हमको मिलती है पृथ्वीराज रासो नामक एक बुक है उससे, और उस बुक को लिखा है चंद्रबरदाई ने। और हम आगे पढ़ेंगे कि ये चंद्रबरदाई एक चौहान राजा होंगे, पृथ्वीराज थर्ड, उनके दरबारी विद्वान थे। इसके बाद हमने पढ़ा आगे चौहान क्या है, सूर्यवंशी है। और इसकी जानकारी हमको एक तो मिलती है पृथ्वीराज विजय से, एक पुस्तक है हमीर रासो, एक पुस्तक है हमीर महाकाव्य, ये तीन तो पुस्तक है। और एक हमारे इतिहासकार हुए हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने भी ये कहा है कि चौहान सूर्यवंशी थे। इसके बाद कई जगह चौहानों को बताया गया है चंद्रवंशी। एक तो हांसी का अभिलेख है, इसमें चौहानों को बताया गया चंद्रवंशी। एक प्रशस्ति है अचलेश्वर प्रशस्ति, इसके अंदर भी चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। इसके बाद में आता है ब्राह्मण वंशी है। तो हमारे एक इतिहासकार हुए हैं दशरथ शर्मा जी, इन्होंने कहा है कि चौहान ब्राह्मण वंशीय थे। इसके बाद एक अभिलेख है बिजोरिया अभिलेख, उससे भी यह जानकारी प्राप्त होती है कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। इसके बाद एक ग्रंथ है कायम रासो, इससे भी यह जानकारी मिलती है कि चौहान ब्राह्मण वंशीय थे। इसके बाद विदेशी भी बताया गया है इनको, इसका समर्थन किया कर्नल जेम्स टॉड ने, विलियम क्रुक ने और विंसेंट स्मिथ ने। तो ये हमने पढ़ा कि चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है। अब आता है कि चौहानों की उत्पत्ति का स्थल क्या है, चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई। तो सबसे पहले आता है उत्पत्ति स्थल। तो चौहानों की जो उत्पत्ति स्थल है वो है सपादलक्स। और सपादलक्स किसे कहते हैं, जो सांबर झील है उसकी चारों ओर का जो इलाका है उसको हम कहते हैं सपादलक्स। सांबर झील के चारों ओर का स्थान, इसको हम कहते हैं सपादलक्स, चारों ओर का स्थान। तो चौहानों की अगर उत्पत्ति स्थल के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे चौहानों का उत्पत्ति स्थल है सपादलक्स। और सपादलक्स किसे कहते हैं, सांबर झील के चारों ओर का स्थान। एक हमारे इतिहासकार हुए हैं रामकरण आसोपा।
इन्होंने कहा है कि ये चौहान पहले रहते थे सांबर झील के चारों ओर। मान लीजिए सांबर झील है और ये लोग इसके चारों ओर रहते थे, और चारों ओर रहने की वजह से इन्हें कहा गया चौहान। चौहान का मतलब होता है चारों ओर रहने वाला, चौहान। और यही फिर क्या हो गया, अपभ्रंश होके चौहान। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चौहानों का उत्पत्ति स्थल क्या है, तो सपादलक्ष और एक हमारे हिस्टोरियन हुए हैं रामकरण आसोपा, उन्होंने कहा है कि चौहान रहते थे सांबर झील के चारों तरफ, और चारों तरफ रहने की वजह से कहलाए चौहान, और यही कालांतर में अपभ्रंश होके हो गया चौहान। अब आता है इनकी प्रारंभिक राजधानी। प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी। तो चौहानों ने अपनी जो प्रारंभिक राजधानी बनाई वो बनाई अही छत्रपुर को, अही छत्रपुर। और अगर वर्तमान की बात करें तो इस इलाके को कहते हैं नागौर। तो ध्यान रखना, चौहानों का उत्पत्ति स्थल तो क्या है, सपादलक्ष, और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी है वो है अही छत्रपुर। अब हम पढ़ेंगे चौहानों की शाखाएं। जब चौहान राजवंश बना तो पहले कोई एक राजा था, फिर धीरे धीरे इनका वंश बढ़ता गया तो इनकी अलग अलग ब्रांच बन गई। तो हम पढ़ते हैं चौहानों की शाखाएं। चौहानों की शाखाएं। चौहानों की शाखाएं, चौहानों की शाखाएं। तो देखें, सबसे पहले हम देखेंगे कि चौहान, इनकी उत्पत्ति हुई थी सांबर झील के चारों ओर। तो इनकी एक ब्रांच थी सांबर के चौहान, और यही चौहान फिर जाके अजमेर शिफ्ट हो जाएंगे। तो सांबर के चौहान या अजमेर के चौहान, एक ब्रांच तो इनकी ये थी। इसके बाद इनकी एक ब्रांच पड़ेगी नाडोल के चौहान। नाडोल, ये पाली वाला इलाका, पाली के चौहान। इसके बाद इनकी एक ब्रांच है रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान। इसके बाद इनकी एक और ब्रांच है जालोर के चौहान। जालोर के चौहान। इसके बाद इनकी एक ब्रांच और है सिरोही के चौहान। इसके बाद इनकी एक ब्रांच है बूंदी के चौहान। बूंदी के चौहान। इसके बाद इनकी एक ब्रांच और है कोटा के चौहान। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि चौहानों की शाखाएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहले इनका राज रहता है सांबर में, और यही फिर चौहान शिफ्ट हो जाते हैं अजमेर में। तो पहली इनकी ब्रांच आती है सांबर या अजमेर के चौहान, फिर आएगा नाडोल के चौहान, फिर रणथंभौर के चौहान, फिर जालोर के चौहान, फिर सिरोही के चौहान, फिर इसके बाद में आ जाएगा आपके कोटा, बूंदी के चौहान, और फिर कोटा के चौहान। इस प्रकार इनकी लगभग 7 ब्रांच हमारे राजस्थान में हुआ करती थी। यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी चौहान की शाखा नहीं है, और 4 ऑप्शन मान लीजिए आपके पास आगे। एक ऑप्शन तो आ गया आपके पास सांबर, एक ऑप्शन आ गया आपके पास मान लीजिए जालोर, एक ऑप्शन आ गया मान लीजिए आपके पास सिरोही, और एक ऑप्शन आपके पास आ गया मेवाड़। क्वेश्चन क्या था कि कौन सी चौहान की शाखा नहीं है, तो हमको पता है सांबर चौहानों की शाखा है, जालोर में भी चौहानों का राज रहा,
सिरोही में भी चौहानों का राज रहा, लेकिन मेवाड़ में गुहिल राजवंश का शासन था, ना कि चौहानों का। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर लगभग चौहानों की 7 शाखाएं थी। और आज हम पढ़ेंगे सांबर या अजमेर के चौहान। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले सांबर या अजमेर के चौहान। सांबर या अजमेर की चौहान। अजमेर की चौहान, यह हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले सांबर या अजमेर के चौहान। सांबर या अजमेर के चौहान, यह हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले। जब भी कोई ब्रांच पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कि उस ब्रांच की स्थापना किसने की थी। कहने का मतलब संस्थापक। तो सबसे पहले जो राजा आता है इसके अंदर, वो आता है हमारे वासुदेव। वासुदेव चौहान। और जो ये वासुदेव चौहान है, इसको कहा जाता है चौहानों का मूल पुरुष। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी वंश की स्थापना करेगा, उसे कहेंगे मूल पुरुष। चौहानों का मूल पुरुष, मूल पुरुष, या इसी को हम कह सकते हैं आदि पुरुष। या हम सीधे सीधे कह सकते हैं चौहान वंश का संस्थापक। चौहान वंश का संस्थापक। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हम कह तो रहे हैं इसको चौहान वंश का संस्थापक, लेकिन इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है। एक राजशेखर, और राजशेखर की पुस्तक है प्रबंध कोश। राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश के अनुसार, प्रबंध कोश के अनुसार वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की स्थापना की। चौहान राजवंश की स्थापना की। स्थापना की। तो देखो यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे वासुदेव चौहान। और इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो इस बात की जानकारी मिलती है हमको राजशेखर की पुस्तक है प्रबंध कोश के अनुसार। और चौहान राजवंश की स्थापना कब की, 551 ईस्वी में। तो यहां से आपके 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि चौहान राजवंश का संस्थापक कौन है, वासुदेव चौहान। इसने चौहान राजवंश की स्थापना कब की, 551 ईस्वी में। और इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है, राजशेखर की पुस्तक है प्रबंध कोश, उसके अनुसार वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की स्थापना की। इसके बाद एक अभिलेख हमने पढ़ा, अभी देखा था, बिजोरिया अभिलेख। और बिजोरिया अभिलेख ये कहता है, बिजोरिया अभिलेख के अनुसार, बिजोरिया अभिलेख के अनुसार वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। सांबर झील का निर्माण
करवाया था। ठीक है, तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, तो ये निर्माण करवाया था वासुदेव ने, और इस बात की जानकारी हमको मिलती है बिजोरिया अभिलेख से। तो दोबारा देखें वासुदेव चौहान के बारे में, ये चौहानों का मूल पुरुष या कहें आदि पुरुष है, चौहान वंश का संस्थापक है, और इस बात की जानकारी हमको मिलती है राजशेखर की पुस्तक है प्रबंध कोश, उससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि चौहान राजवंश की स्थापना किसने की, वासुदेव चौहान ने की, और कब की, 551 ईस्वी में। इसके बाद एक अभिलेख है बिजोरिया अभिलेख, उसके अनुसार वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो वासुदेव के बारे में केवल इतनी ही जानकारी हमको मिलती है, और क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाता है। इसके बाद जो अगला कोई राजा आता है उसका नाम है गुवक प्रथम, राजा का नाम है गुवक प्रथम। अब थोड़ा ध्यान दें कि जब हम पढ़ रहे थे चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत, तो उसमें हमने देखा था कि ये अग्निवंशीय है, कहने का मतलब इनकी उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड से, और अग्निकुंड से 4 राजवंश उत्पन्न हुए थे। एक राजवंश था हमारे प्रतिहार, एक राजवंश था हमारे चालुक्य, एक था परमार, और एक था चौहान। और आरंभ में प्रतिहार सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। तो मान लीजिए प्रतिहार है, और प्रतिहार सबसे शक्तिशाली, और प्रतिहार सबसे शक्तिशाली, बाकी ये चौहान, ये परमार हो गया, मान लीजिए चालुक्य हो गया, ये कम शक्तिशाली थे, और प्रतिहार ज्यादा शक्तिशाली। तो ये सब क्या करते थे, प्रतिहार वाले राजा इन बाकी राजवंश के राजाओं से टैक्स या कर वसूला करते थे। अगर कोई भी एक राजा किसी बड़े राजा को टैक्स दे दे, कहने का मतलब छोटा राजा बड़े राजा का सामंत हो गया। तो ये चौहान, चालुक्य और परमार, ये तीनों सामंत हुआ करते थे प्रतिहारों के। और प्रतिहार क्या करते थे, अगर मान लीजिए सामंत है, तो प्रतिहार अगर किसी युद्ध में जा रहे हैं तो इनको भी फिर साथ में युद्ध में भाग लेना पड़ता था। तब ये गुवक प्रथम जब राजा थे, तब चौहानों के प्रतिहारों के राजा थे नागभट्ट सेकंड, और नागभट्ट सेकंड को किसी युद्ध में जाना था, और उस युद्ध में अगर नागभट्ट सेकंड जाएगा तो उसके अधीन जो राजा है उनको भी जाना पड़ेगा। तो गुवक फर्स्ट भी उस युद्ध में गया और बड़ी वीरता के साथ लड़ा। जब नागभट्ट सेकंड को बाद में जब युद्ध के बाद जीता, तो नागभट्ट सेकंड ने क्या किया, गुवक फर्स्ट को बुलाया और कहा कि तुम तो बड़े वीर हो, और इनको वीर की उपाधि दी। और कहीं न कहीं फिर गुवक फर्स्ट को लगा कि मैं इतना ताकतवर हूं कि ये राजा मेरी प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब मैं इससे स्वतंत्र भी हो सकता हूं। ध्यान रखना, चौहानों में पहला जो स्वतंत्र राजा है वो है गुवक प्रथम, चौहानों का प्रथम स्वतंत्र राजा, चौहानों का प्रथम स्वतंत्र राजा। इसने क्या किया, प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, प्रतिहारों की अधीनता को अस्वीकार किया, प्रतिहारों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया, को अस्वीकार कर दिया। और जब ये राजा थे तब प्रतिहारों के राजा थे नागभट्ट सेकंड, और नागभट्ट सेकंड ने इनको एक उपाधि दी थी, और उस उपाधि का नाम था वीर राजा। साथ में जो गुवक प्रथम है उसने एक काम और करवाया था, इसने हर्ष पर्वत पर हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया, हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया। हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया। ठीक है, तो यहां हमने देखा गुवक प्रथम, ये चौहानों का पहला स्वतंत्र राजा, कहने का मतलब पहले चौहान प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, गुवक फर्स्ट पहला राजा था जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया था। तो ये चौहानों का पहला स्वतंत्र राजा हो गया, इसने प्रतिहारों की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया। साथ में प्रतिहार राजा थे नागभट्ट सेकंड, उन्होंने इसको उपाधि दी थी वीर राजा की,
साथ में गुअक फर्स्ट ने हर्ष पर्वत पर आशनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये गुअक प्रताप के बारे में कुछ जानकारी है। इसके बाद जो अगले राजा आते हैं वो आएंगे हमारे चंदन राज। और चंदन राज जी का कोई खास योगदान नहीं था, लेकिन इनकी एक पत्नी थी चंदन राज, और चंदन राज की एक पत्नी थी और उस पत्नी का नाम था आत्म प्रभा। और इसी का एक नाम और मिलता है रुद्राणी। अब भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, पत्नी तो सबकी होती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आत्म प्रभा या रुद्राणी है ये क्या करती थी, प्रतिदिन या कहें रोज 1000 दीपक पुष्कर झील में जलाकर भगवान शिव की आराधना करती थी। भगवान शिव की आराधना करती थी। तो चंदन दास की पत्नी, उसका नाम है आत्म प्रभा या रुद्राणी, ये रोज पुष्कर झील के अंदर 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की आराधना किया करती थी। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि कौन सी चौहान रानी थी जो रोज 1000 दीपक जलाकर पुष्कर झील के अंदर भगवान शंकर की पूजा किया करती थी। तो ये थी आत्म प्रभा। साथ में ये योगिक क्रिया में भी निपुण थी। कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि उस टाइम की ये लेडी रामदेव थी। ये योगिक क्रिया में क्या थी, निपुण थी। चंदन राज के बाद जो अगले राजा आते हैं वो है वागपति राज। और वागपति राज की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि इन्होंने अपने जीवन काल में 108 युद्ध लड़े थे और सारे युद्धों में ये विजयी रहे थे। तो वागपति राज को कहा जाता है 108 युद्धों का विजेता। इसके बाद इनके एक पुत्र थे लक्ष्मण राज। ये किसके पुत्र थे, वागपति राज के। तो वागपति राज के पुत्र लक्ष्मण राज ने नाडोल में ही चौहान राजवंश की स्थापना की। नाडोल में चौहान राजवंश की स्थापना की। तो हमने पढ़ा वागपति राज ने अपने जीवन काल में 108 युद्ध लड़े थे और इन सारे युद्धों में ये विजय रहे थे, इसलिए इनको कहा जाता है 108 युद्धों का विजेता। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चौहान के कौन से राजा को 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है, वो है वागपति राज। साथ में इनके एक पुत्र थे लक्ष्मण राज, उन्होंने नाडोर में चौहान राजवंश की स्थापना की। इसके बाद अगले राजा आते हैं विग्रहराज सेकंड। अगले राजा है विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड। और विग्रहराज सेकंड ने क्या किया, इसने गुजरात के एक शासक थे मूलराज प्रथम, उसको हराया था। गुजरात के शासक मूलराज प्रथम को हराया। मूलराज प्रथम को हराया। तो एक क्वेश्चन एक जगह पूछा भी गया था कि किस चौहान राजा ने गुजरात के शासक मूलराज प्रथम को हराया था। तो वागपति राज
के बारे में हमने पढ़ा था कि वाघपति राज तो 108 युद्धों के विजेता थे और उनके बेटे थे लक्ष्मण राज, उन्होंने नाडोर में चौहान राजवंश की स्थापना की। इसके बाद हमने देखा विग्रहराज सेकंड, इसने गुजरात के शासक मूलराज फर्स्ट को हराया। इसके बाद एक राजा और है, उनके बारे में केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एक उपाधि है, उस उपाधि के बारे में पूछा जाता है कि ये उपाधि किस राजा की है, और राजा का नाम है गोविंद थर्ड। और ये गोविंद थर्ड है, इसकी एक उपाधि है वैरीघट। तो ध्यान रखना, गोविंद थर्ड, इसकी उपाधि है वैरीघट। ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि वैरीघट उपाधि किसकी है, गोविंद राज की। और इसके बाद में कोई ज्यादा जानकारी हमको मिलती नहीं है गोविंद थर्ड के बारे में। तो आज हमने जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा चौहान राजवंश की उत्पत्ति के सिद्धांत। पहला आता है अग्निवंश सिद्धांत, और इस बात की जानकारी हमको मिलती है पृथ्वीराज रासो नाम की एक पुस्तक है जिसके राइटर है चंद बरदाई। इसके बाद हमने देखा चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी, और सूर्यवंशी बताने वाले ग्रंथ हैं एक तो पृथ्वीराज विजय, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, और एक हमारे इतिहासकार हुए हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने भी ये कहा है कि चौहान सूर्यवंशी थे। इसके बाद हमने देखा चंद्रवंशी, एक हांसी का अभिलेख है, वो भी चौहानों को चंद्रवंशी बताता है, और एक अचलेश्वर प्रशस्ति है, ये भी चौहानों को चंद्रवंशी बताती है। इसके बाद हमने देखा ब्राह्मण वंशी है, तो एक हमारे हिस्टोरियन हुए हैं दशरथ शर्मा, उन्होंने कहा है कि चौहान ब्राह्मण वंशीय थे। इसके बाद एक अभिलेख हमको मिला बिजोलिया अभिलेख, उसमें भी चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके बाद कायम रासो एक ग्रंथ है, उसके अंदर भी चौहानों को ब्राह्मण वंशी बताया गया है। इसके बाद विदेशी, कुछ लोगों ने चौहानों को विदेशी भी बताया, और विदेशी बताने वाले एक व्यक्ति थे कर्नल जेम्स टोड, एक थे विलियम क्रुक, और एक थे विंसेंट स्मिथ। इसके बाद हमने देखा चौहानों की उत्पत्ति का स्थल, तो सपादलक्स, जो सांबर झील के चारों ओर का जो इलाका है उसको हम सपादलक्स कहते हैं, ये चौहानों का उत्पत्ति का स्थल था। और ये लोग सांबर झील के चारों तरफ रहते थे, इसलिए इनको कहा गया चौहान, और यही फिर कालांतर में अपभ्रंश होके हो गया चौहान। और ये बात किसने कही है, रामकर्ण आसोपा ने। इसके बाद हमने देखा कि प्रारंभिक राजधानी, ये पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में, इनकी प्रारंभिक राजधानी है अही छत्रपुर, जिसको वर्तमान में हम कहते हैं नागौर। इसके बाद हमने पढ़ी चौहानों की ब्रांचेज। पहले राजवंश एक जगह था, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ तो इसकी कई ब्रांच बन गई। तो पहली इनकी जो शाखा थी वो थी सांबर, और यही शिफ्ट हो गए थे अजमेर में। तो सांबर या अजमेर के चौहान, फिर आ गया नाडोल के चौहान, फिर रणथंभौर के चौहान, फिर जालोर के चौहान, सिरोही के चौहान, बूंदी के चौहान, और कोटा के चौहान। तो टोटल 7 ब्रांच हमारे राजस्थान के अंदर हुआ करती थी इनकी। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था सांबर या अजमेर के चौहान। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि इस शाखा यह चौहानों की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था। तो चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव चौहान ने। इसको चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष भी कहा जाता है, या कहें चौहान वंश का संस्थापक। और इस बात की जानकारी हमको मिलती है राजशेखर की पुस्तक है प्रबंध कोश, इसमें लिखा गया है कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी। इसके बाद एक अभिलेख है बिजोलिया अभिलेख, उससे हमको इस बात की जानकारी मिलती है कि वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। इसके बाद एक राजा आते हैं गुवक प्रथम। तो पहले चौहान है वो प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, और गुवक प्रथम ने पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा घोषित किया था। तो चौहानों का प्रथम स्वतंत्र राजा था गुवक प्रथम। इसने प्रतिहारों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। साथ में इसकी एक उपाधि है वीर राजा, और हर्ष पर्वत पर इसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद एक राजा आते हैं चंदन राज। चंदन राज की एक पत्नी है जिसका नाम है आत्मप्रभा या रुद्राणी। ये रोज 1000 दीपक जलाकर पुष्कर झील के अंदर भगवान शिव की आराधना किया करती थी, साथ में योगिक क्रिया में निपुण भी थी। इसके बाद हमने देखा वाघपति राज। इसने अपने जीवन काल में 108 युद्ध लड़े थे, और सारे युद्धों में ये विजयी रहा था, इसलिए वाघपति राज को कहा जाता है 108 युद्धों का विजेता। साथ में इसका एक पुत्र था लक्ष्मण राज, उसने नाडौर में चौहान राजवंश की स्थापना की थी। इसके बाद हमने देखा था विग्रहराज सेकंड, गुजरात के शासक मूलराज फर्स्ट को इसने हराया। इसके बाद हमने देखा गोविंद थर्ड, इसकी उपाधि है वैरीघट। आज के इतना ही।
बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।